तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकॉन्साइल करना होता है, मिलाना, यानी कि आप दो चीजों को आपस में जब रिकॉन्साइल करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस to reconcile the difference between cash book and bank statement. Bank reconciliation statement is prepared by the business to reconcile the difference between cash book and bank statement. Cash book का मतलब यहाँ पर cash book बैंक कॉलम ओनली है, और बैंक स्टेटमेंट का मतलब है उसको हम बैंक स्टेटमेंट ही कहते हैं। रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन क्या होता है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती है आपने, जिसे रिवाइज कैश बुक भी कहते हैं, अपडेटेड कैश बुक भी कहते हैं, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। But we are only concerned about the bank column of the cash book. तो हम जरा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, हम किस तरीके से इसको वो बनाते हैं। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, whenever we are going to open an account with the bank, we used to write that transaction in a book, in our books, which is known as cash book. यानी whenever we are going to open an account with the bank, we used to prepare. We used to record all transactions which are related with the bank in a book called cash book. So here cash book means not that cash book which we are used to prepare, which includes 3 columns, including cash column, discount column, and bank column. We are concerned only with the bank column of the cash book. So we are concerned with the debit side of cash book and credit side of cash book. We are concerned with the debit side of cash book and credit side of cash book, right? So whenever, suppose we have deposited an amount with the bank, or we have deposited in an amount in the bank, I will write that amount on the debit side, because debit side is my receipt side. This is the increasing side. यहाँ पर मेरे जो अमाउंट है, बैंक में जो पैसे हैं मेरे, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं। मेरे पैसे यहाँ पर बैंक में क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पैसे बैंक में इंक्रीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं बेसिकली रिसीट साइड। और पेमेंट साइड में क्या होता है, पेमेंट साइड में पैसे यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेमेंट साइड, यानी पैसे जो है वो वहां पर, यहाँ पर हमारे डिक्रीज करते हैं, इधर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर डिक्रीज करते हैं। यानी एरो का साइन मैंने बनाया था अपने हिसाब से, तो बना नहीं सर, आपने वो साइड पे लेके जाना सर, लेफ्ट राइट। अच्छा देखना जरा, ऐसे, नो नो सर थोड़ा सा बड़ा करके, यानी कि लेफ्ट से पूरा लेके जाए अपना मार्क्स पैड की। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, बात तो समझ आ रही है ना आपको। The debit side is the increasing side, so I have written an amount on the debit side with the name bank, and dollar sign has to be there also. So that is my receipt side, because यहाँ पर मेरे पैसे बिजनेस बैंक में इंक्रीज करते हैं। If I will deposit an amount with the bank, cash book debit side is my increasing side. It shows that I have an amount of 10,000 with the bank. Bank will write it on the credit side, because bank cash book is always opposite to bank statement. Cash book is always opposite to bank statement. Cash book is always opposite to bank statement. यानी कैश बुक की रिसीट साइड जो है वो डेबिट साइड होती है, जबकि बैंक स्टेटमेंट की रिसीट साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है। तो आई विल राइट दैट 10,000 ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज 10,000 विच लाइज विद द बैंक इज माय एसेट, बट 10,000 लाइज विद द बैंक, बैंक विल राइट इट एज ए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक ने पैसे मुझे वापस करने हैं, तो मेरे लिए वो एसेट है, इसलिए आई विल राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। बैंक वाले अपनी बैंक स्टेटमेंट से क्रेडिट पे लिखे, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी है। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कैश बुक is always opposite to bank statement, because my cash book left hand side is the receipt side, but my bank statement right hand side is the receipt side. यानी कि लेफ्ट साइड पर मेरी पैसे बढ़ रहे हैं, बैंक कैश बुक के क्रेडिट पे कम हो रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर बढ़ रहे हैं, डेबिट पर कम हो रहे हैं।
So this is how we used to prepare the cash book and bank statement. Now what I have done, I have deposited 500 more into the bank. So I have deposited 500 more into the bank, Fizan. So I will write it on the debit side because my money lying with the bank has increased by 500. So now it has become 10,500. अब ये पैसे मुझे कहाँ लिखने थे? ये पैसे मुझे लिखने चाहिए रिसीट साइड पर, बैंक की क्रेडिट साइड पर, लेकिन मैंने ये बैंक 500 क्रेडिट साइड पर अभी तक लिखे नहीं है, नॉट रिटर्न। तो जब मैंने लिखे नहीं है क्रेडिट साइड पर 500, मैंने क्रेडिट साइड पर 500 नहीं लिखे, अब मेरी डेबिट साइड का शो हो रहा है 10,500 और क्रेडिट साइड का बैलेंस शो हो रहा है 10,000। तो इन दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को दूर करने के लिए, इन दोनों के डिफरेंस को कंपेयर करके आपस में दोबारा मिलाने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच यूज्ड टू रिकॉन्साइल द कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट। दो की गलती बैंक की है कि बैंक ने क्रेडिट साइड पर 500 नहीं लिखा, लेकिन इस एरर को दूर करने के लिए, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो बैंक स्टेटमेंट का हो, हम ये चैप्टर पढ़ते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। जी कुछ कह रहे थे आप? सर मैंने ये कहना था कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड इंक्रीज ही हो रही है या डिक्रीज हो रही है? नहीं, बैंक स्टेटमेंट इज ऑपोजिट टू कैश बुक। कैश बुक इज ऑलवेज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक की डेबिट साइड रिसीट साइड और इंक्रीजिंग साइड है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड रिसीट साइड इंक्रीजिंग साइड। क्योंकि मेरे लिए जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं मेरा एसेट है, लेकिन बैंक वालों के लिए तो वो लायबिलिटी है ना, कि वो पैसे बैंक ने मुझे वापस करने, तो बैंक उसे लायबिलिटी कंसीडर करेगा, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है सर। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमें पता चला इस गलती को दूर करने के लिए कि 500 जो मैंने डेबिट साइड पे लिखा है लेकिन उन्होंने क्रेडिट साइड पर नहीं लिखा, हम बनाते हैं जो हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है जी, वो रिसीट साइड है और क्रेडिट साइड जो हमारी है वो पेमेंट साइड है। यानी कि 10,500 कैश बुक का शो हो रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर 10,500 शो नहीं हो रहा क्योंकि 500 हमने नहीं लिखा। इस एरर को दूर करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन ए फॉर्मेट जिसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? कैश बुक, जो कि इस टाइप की होती है, रिवाइज कैश बुक आप इसे कहते हैं, बैंक कॉलम ओनली, एंड देन वी यूज्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। वी आर कंसर्न्ड in this chapter, we are concerned with 4 things, right? Receipts, payments, not presented checks, and not credited checks. So we are concerned with 4 things in this chapter: receipts, payments, not presented checks, इसको NPV बोलते हैं कई दफा हम, और not credited checks। receipts और payments जो है ये गलती किसकी होती है? This is cash book mistake। receipts and payments ये गलती किसकी होती है? cash book mistake, यानी कैश बुक की गलती होती है receipts and payments, right? और NP not presented checks और not credited checks जो होते हैं ये होती है बैंक स्टेटमेंट मिस्टेक। जी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम पढ़े थे, रिकॉन्साइल करना होता है, मिलाना। तो कैश बुक में हम जब पैसे जमा करते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो हम सपोज करें कि $10,000 हमने बैंक में जमा कराए हैं, तो बैंक वाले भी उसे अपनी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, क्योंकि कैश बुक इज ऑलवेज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट, उलट होती है। हम कैश बुक में डेबिट करेंगे तो बैंक वाले उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एसेट है, मेरे पैसे बैंक में बढ़ रहे हैं, लेकिन बैंक के लिए बैंक स्टेटमेंट में लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए वो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मेरे पैसे उनके पास बढ़ रहे हैं। अब मैंने 500 मजीद जमा कराया तो हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हमने नहीं किया। तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया तो डेफिनेटली गलती किसकी है? बैंक की, ऑब्वियसली। अब मेरा बैलेंस कितना शो हो रहा है? 10,500, जबकि बैंक का कितना शो हो रहा है? 10,000। दोनों में डिफरेंस आ गया कितने का? 500 का, जो कि बैंक ने नहीं लिखा।
इस डिफरेंस को दूर करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि कैश बुक इज ऑलवेज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऑपोजिट होती है। उसकी रिसीट साइड डेबिट होती है, इसकी रिसीट साइड क्रेडिट होती है। पेमेंट उसकी क्रेडिट साइड पे होती है, इसकी डेबिट पे होती है, क्योंकि कैश में हमारे लिए पैसे अगर पड़े हुए बैंक में तो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैंक उसे ऑपोजिट रिकॉर्ड करता है। अब हमारा ताल्लुक इसमें सिर्फ उन चीजों से है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं और बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई, या बैंक में रिकॉर्ड हो गई हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, और वो चीजें जारी होती हैं, रिसीट्स, पेमेंट्स, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और नॉट क्रेडिटेड चेक्स। तो रिसीट्स और पेमेंट जो है वो गलती किसकी होती है? कैश बुक मिस्टेक होती है, और नॉट प्रेजेंटेड और नॉट क्रेडिटेड चेक्स जो है वो गलती होती है, बैंक स्टेटमेंट मिस्टेक होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? रिसीट्स के बारे में, कि रिसीट्स हमारी जो है वो क्या होती हैं। तो हम मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको मार्केट हेडिंग पहले देते हैं हम। रिसीट जो है वो हमारी क्या होती है? रिसीट्स जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये कैश बुक है, सपोज करते हैं ये हमारी क्या है जी, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, लेते हैं इसको। कुछ भी हो जाए, 5 दिन देने के बावजूद भी आप ठीक होता है, तो होता है ऐसा भी बात नहीं। दोनों के हम डॉलर साइन लगा लेते हैं। हमने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, जैसे ही मैं पैसे बैंक में जमा कराऊंगा, आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, मेरे 10,000 बैंक में आ गए हैं। बैंक वालों ने कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड पर, कि उनके पास लायबिलिटी बढ़ गई है या मेरे पैसे उनके पास इंक्रीज कर गए हैं। रिसीट साइड जो क्रेडिट साइड रिसीट साइड है, पैसे बढ़ गए हैं। अब रिसीट्स क्या होती हैं, तो उसके बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रिसीट्स देखें क्या लिखी हुई है। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक में हम क्या लिखेंगे? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीट्स आर दोज थिंग्स which are credited on the credit side of bank statement but not yet debited in the cash book. रिसीट्स क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर लिखी हैं, लेकिन हमने कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं की। सपोज करें फिजान, आपने मुझे पैसे कैश में देने की बजाय मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। डायरेक्ट इसे कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। आपने 500 डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा करा दिया, तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में क्या कर लूंगा? क्रेडिट कर लूंगा कि मेरे पास बैंक में पैसे जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। बैंक वालों ने उसे लिखना था डेबिट साइड पर, लेकिन बैंक वालों ने उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैंक वालों ने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया तो उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, ये गलती हो गई। इस गलती को हम क्या कहते हैं? रिसीट। रिसीट्स कौन सी चीजें होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। देखिए, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के उलट जरूर हैं, लेकिन दोनों के आंसर आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश बुक हम बना रहे हैं जिसमें हम बैंक का रिकॉर्ड रख रहे हैं, और बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले बना रहे हैं जिसमें वो हमारे पैसों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, मींस के कैश बुक का ही रिकॉर्ड रख रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कैश बुक इज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट होती है, बट इन दोनों के बैलेंस आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो डेफिनेटली किसी पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिसीट्स कैश बुक की मिस्टेक होती है। और कौन सी मिस्टेक है कैश बुक की? ये वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गई हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और वो हमारी कौन कौन सी होती है, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो है जी डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। जी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए मेरे अकाउंट में, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में इत्तला नहीं है। उसके बाद क्या हो जाए जी? क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है पैसे ट्रांसफर हुए मेरे अकाउंट में, लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किए हुए। दैट इज बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है जी क्रेडिट ट्रांसफर से। और इसमें कौन कौन सी रिसीट हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिला था जो बैंक में जमा कराया था, लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड उसे नहीं किया। रिसीट्स बेसिकली क्या होती हैं? जो कैश बुक डेबिट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट तो होती हैं, लेकिन आपने कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड उसे अभी तक नहीं किया। नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। उसमें कौन कौन से नाम आ जाते हैं हम देखते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट क्रेडिट है, डिविडेंड रिसीव्ड है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर है। तो डिविडेंड रिसीव भी होता है, वो भी लिख लेते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है बैंक ने किसी भी वजह से मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया वहां।
उसे हम डायरेक्ट क्रेडिट बोलते हैं, वो भी रिसीट ही कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखवाई हैं आपको, जैसे कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर है, या क्रेडिट ट्रांसफर है, या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये वो चीजें हैं जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं, लेकिन हमने कैश बुक डेबिट साइड पे अभी तक रिकॉर्ड नहीं की हुई। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है जी, मेरे अकाउंट में किसी और अकाउंट से पैसे क्रेडिट हो गए हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गए 500, लेकिन मैंने कैश बुक डेबिट साइड पर उसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो दैट इज रिसीट्स। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, क्रेडिट ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स। शेयर्स में जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर आपने परचेज किए होते हैं, वो डिविडेंड आपको कैश की सूरत में नहीं देती, आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देती है। तो आपके बैंक में डिविडेंड के पैसे क्रेडिट हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो ये सब जो है रिसीट्स कहलाती हैं। तो हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। Receipts क्या होती है? Receipts are those things which are credited in the bank statement but not yet debited in the cash book. For example, credit transfer, direct credit, dividend received या direct payment made by the customer. अब हम बात करते हैं किसकी? पेमेंट्स की। तो पेमेंट्स की बात करने के लिए हम एक अकाउंट और ओपन कर लेते हैं। पेमेंट्स में क्या होगा जी? डेफिनेटली आपको कैश बुक ओपन करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपने पैसों का रिकॉर्ड रख रहे हैं। कौन से पैसों का? which has been deposited into the bank and whenever you need them you used to withdraw the amount from the bank. इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में बैंक वाले अपने पैसों का रिकॉर्ड रखते हैं, जो हमारे पैसे बैंक के पास पड़े हैं। 10,000 मैंने डिपॉजिट कराया हुआ था बैंक में पहले से, तो मैं शो करूंगा कि 10,000 मेरी डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है कैश बुक की, और बैंक वालों ने उसे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जो कि मेरे पैसे बैंक में मौजूद है। अब पेमेंट्स क्या होती हैं देखते हैं हम। वो चीजें, पेमेंट्स आर दोस थिंग्स व्हिच आर डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द कैश बुक। पेमेंट्स वो चीजें हैं जो बैंक वाले हमारे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर देते हैं, किसी भी वजह से बैंक चार्जेस के तौर पे काट लेते हैं, बैंक इंटरेस्ट के तौर पे पैसे काट लेते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन कैश बुक में हमने अभी तक उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। दैट इज बेसिकली योर बैंक स्टेटमेंट मिस्टेक। ठीक है जी। तो गलती किसकी है? गलती बैंक की है। बैंक ने 50 नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने 50 को बुक्स में क्रेडिट जो है वो नहीं किया अभी तक। ठीक है जी, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं। अब देखें कि कौन कौन सी पेमेंट हो सकती हैं। देखें स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं जी? स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि आपने स्टैंड होकर बैंक को अपने बिहाफ पर ये ऑर्डर दिया है कि बैंक कोई भी पेमेंट्स आपके बिहाफ पर कर सकते हैं, बैंक कोई भी पेमेंट्स आपके बिहाफ पर पे कर सकते हैं, यानी बैंक आप पे बिहाफ पर पेमेंट्स कर सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकता है बैंक आपके बिहाफ पर। कोई सैलरीज पे करनी है, वो हर एक तरीके को सैलरीज पे कर सकता है बैंक, उसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर जब आप देंगे तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा 50 से, लेकिन हमने सपोज करें 50 अभी तक क्रेडिट नहीं किया हुआ, किसी भी चीज का इफेक्ट ये बन रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पेमेंट का नाम दिया जाता है। और गलती किसकी है? कैश बुक की। तो कैश बुक वालों ने उसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। देखें बैंक चार्जेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डायरेक्ट डेबिट भी वही बात है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी वही बात है, और चेक डिसऑनर को भी हम पेमेंट ही कहते हैं। चेक डिसऑनर के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं आपको पहले भी, कि चेक जब डिसऑनर होता है तो पहले चेक ऑनर होता है, यानी कि मैंने पैसे रिसीव किए 500 किससे? चेक की सूरत में अयान से, तो मैंने 500 यहाँ डेबिट कर दिया और बैंक वालों ने 500 क्रेडिट कर दिया कि पैसे आ गए। बाद में पता चला चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाले क्या करेंगे? 500 दोबारा मेरे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर देंगे कैंसिल होने के लिए, और हमने यहाँ पे क्या करना था? क्रेडिट करना था, लेकिन हमने ये 500 क्रेडिट नहीं किया, और 500 नॉट क्रेडिटेड। तो ये इफेक्ट किसका बन रहा है? डेफिनेटली पेमेंट का, कि आपने कैश बुक में पेमेंट साइड पर 500 नहीं लिखा। चेक डिसऑनर भी पेमेंट का ही कहते हैं, और गलती किसकी होती है? कैश बुक की। तो ये हमने गलतियां अभी तक पढ़ी हैं रिसीट्स और पेमेंट्स की,
जो आपकी नोट्स में भी लिखा हुआ है कि रिसीट्स क्या होती हैं, वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती, जैसे क्रेडिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट क्रेडिट है, डिविडेंड रिसीव है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और पेमेंट्स क्या होती हैं, वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डायरेक्ट डेबिट, चेक डिसऑनर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सब होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें पता है कि क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड होता है आपको, उसमें आपने रिवाइज्ड कैश बुक बनानी होती है। हम रिवाइज्ड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक भी कहते हैं इसको, अपडेटेड कैश बुक भी कहते हैं, वो हम एक क्वेश्चन की बनाते हैं और देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से सॉल्व जो है वो करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और वो गलती किसकी होती है, कैश बुक की। रिसीट्स क्या होती है, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गई हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट साइड पर आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। और पेमेंट्स क्या होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई हैं, काट लिए पैसे उन्होंने हमारे अकाउंट से, लेकिन हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ये दोनों की मैं पिक्चर्स बनाकर भी आपको समझा चुका हूं अच्छे तरीके से। इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं घर में देखने के लिए, ताकि पिक आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। दूसरी की पिक भी ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन को हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। ये एडजस्टेड कैश बुक का, रिवाइज कैश बुक का फॉर्मेट है आपके सामने, आप देख रहे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है कैश बुक का, कितना कैश आपके पास पड़ा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड, क्रेडिट ट्रांसफर, ये सब डेबिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट पे क्या आता है, जो पेमेंट्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चेक डिसऑनर, मैं बता चुका हूं पहले, ये पेमेंट्स और ये क्रेडिट साइड पर आती है। क्यों सर? क्योंकि ये वो रिसीट्स हैं जो आपने कैश बुक डेबिट पर रिकॉर्ड नहीं की, तो आपको करनी पड़ेगी। ये वो पेमेंट्स हैं जो आपने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर, कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं की, तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। Receipts and payments are recorded in the bank statement but not yet recorded in the cash book, so you need to record it actually. हम चलते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर अपने। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कैश बुक बना के दी हुई सामने, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है 1450 का, कैश दिया हुआ है डेबिट पे 50, फिर 260, 200, फिर क्रेडिट पे 920, 480, 220। इसका बैलेंस आपको निकाल के क्वेश्चन में नहीं दिया, तो पहले इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका टोटल। टोटल हम इसका कर लेते हैं, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, तो टोटल डेबिट साइड इज हैवियर, आई विल राइट द अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, और वो कितनी आ जाएगी, 1450 प्लस 500 करो प्लस 2410 2410 जी 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 2410, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। जाहिर बात है इधर का आंसर भी 2410 ही आएगा। इसमें से मैं क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जहां से मैंने कैश बुक स्टार्ट करनी है बनाना। तो 2410 में से बेटा माइनस करें 920, माइनस करें 480, माइनस करें 220, 2410 माइनस 920 माइनस 480 माइनस 220, तो आपका आंसर आ जाएगा 790। 790 आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम योर ब्रॉट डाउन। इससे कैरिड डाउन से हम अपना रिवाइज कैश बुक स्टार्ट करेंगे। इस कैरिड डाउन से हम अपनी रिवाइज कैश बुक को स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं आपके सामने बनाने लगा हूं। इस कैरिड डाउन जो बनेगा आपका यहाँ पे ब्रॉट डाउन, इससे हम रिवाइज कैश बुक स्टार्ट करेंगे। कितनी आ जाएगा, 790। सर ये डेबिट पे क्यों आ रहा है बेटा, बड़ी दफा आपको बता चुका हूं, जो पिछले साल का बैलेंस डेबिट साइड बड़ी थी, बराबर करने के लिए हमने लिखा है क्रेडिट साइड पर कैरिड डाउन। ये डेबिट बैलेंस ही होता है, ये डेबिट पर ही आएगा। इससे हम सवाल स्टार्ट करेंगे। सर आपने क्वेश्चन 1450 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि 1450 में इस महीने की गलतियां मौजूद नहीं है। वी आर सपोज टू करेक्ट द एरर्स ऑफ दिस मंथ, so this month errors will definitely be in the balance which is available at the end of the month rather than at the start of the month. So I will start the question from the ending balance of the cash book given in the question. I will start the question from the ending balance of the cash book which is given in the question. So 790 से मैंने स्टार्ट कर लिया। अब हमें पता है यहाँ के किसी भी कैश बुक के अंदर दो ही चीजें आती हैं, एक रिसीट्स जो डेबिट साइड पे आती है और एक पेमेंट्स जो क्रेडिट साइड पे आती है। लेकिन हमारा ताल्लुक बीआरएस के अंदर किन रिसीट से है,
वो रिसीट्स जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गई हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं हुई, वो लिखनी है। तो देखते हैं वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पर तो हैं लेकिन कैश बुक डेबिट पर नहीं है, वो हम कैश बुक में या रिवाइज्ड कैश बुक में या अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखेंगे। देखिए 500 यहाँ क्रेडिट पे है, डेबिट पे है, लिखा हुआ है। 260 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। 25 यहाँ डेबिट पे है, क्रेडिट पे है, लेकिन वहां डेबिट पर लिखा हुआ नहीं है। याद रखिएगा 200 से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम देख रहे हैं वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट में है और कैश बुक डेबिट साइड पर नहीं है। तो 500 क्रेडिट पे है, डेबिट पे है, ओके। 260 क्रेडिट पे है, डेबिट पे है, ओके। 25 ये हमने क्या रिसीव किया था, डिविडेंड, जो कि क्रेडिट किया है आपने बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया, तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से? डेफिनेटली डिविडेंड रिसीव के नाम से या डिविडेंड के नाम से। आई विल राइट 25 ऑन द डेबिट साइड। क्या इसके अलावा क्वेश्चन में कोई रिसीट दी हुई है? जी नहीं। और कोई रिसीट ऐसी नहीं थी जो कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती और हम कैश बुक डेबिट साइड पर भी उसे रिकॉर्ड करते, ऐसी कोई रिसीट क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। आगे देखते हैं वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई हैं लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं है, दे आर कॉल्ड पेमेंट्स। और पेमेंट्स क्या होती हैं? जो बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए पैसे, विथड्रॉ कर लिए, लेकिन हमने कैश बुक क्रेडिट साइड पर लिखे हुए नजर नहीं आ रहे। तो देखते हैं 920 यहाँ डेबिट पर लिखा हुआ है, यहाँ क्रेडिट पे लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है। 480 यहाँ डेबिट पे लिखा हुआ है, यहाँ क्रेडिट पे लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। 260 डिसऑनर्ड चेक था, डेबिट पे लिखा हुआ है लेकिन क्रेडिट पे लिखा हुआ है नहीं, तो आपको ये डिसऑनर्ड चेक लिखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस 20, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट तो हुआ है लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो ये भी आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी कैश बुक में लिखूंगा क्रेडिट साइड पर, एक तो आपका आएगा डिसऑनर्ड चेक से 260 से, और आपका क्या आएगा बैंक चार्जेस, वो कितने से आएगा 20 से। दैट्स इट, आई हैव रिकॉर्डेड ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, which is supposed to be written in the cash book, which are available right। तो अब क्या होगा जी, अब क्या करेंगे जी, हम अपनी कैश बुक को बैलेंस करेंगे। आपको पता है किसी भी टी अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं और क्रेडिट साइड या जो साइड बड़ी होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ डेबिट साइड बड़ी है, 790 प्लस 25 कितना आएगा 815 जी, 815 आपका आ जाएगा 815। इस 815 में से हम क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑब्वियसली। यहाँ पर कैरिड 535 जी 5 35 535 535, जो कि मैं नेक्स्ट लिखूंगा ब्रॉड डाउन के नाम से, क्योंकि आपको पता ही है कैरिड डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट मंथ 535। तो ये मैंने अपडेटेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक आपको बनाना सिखाई है। अब हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर वो आज नहीं बनाएंगे, हम वो कल बनाएंगे। अब हम एक सवाल और बनाते हैं अपडेटेड कैश बुक का, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आपके सामने है, ये आपके पास कैश बुक बना के उसने दी हुई है, थोड़ा सा ये इसको देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एरर करेक्टेड कॉन्ट्रा 29 सितंबर। बेटा इसका आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि इसका ताल्लुक सितंबर के महीने से है और हम बीआरएस बना रहे हैं अक्टूबर के महीने, यानी ये इस महीने से हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ये सितंबर की गलती है जो करेक्ट की है, तो इसको ओमिट कर देंगे। दिस 60 इज नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, so I will start from the question which is balance carried down because that is given in the question this time 600 का, उससे मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहां पर अपनी कैश बुक जो है वो बना लेता हूं। आई एम नॉट सॉल्विंग द फुल क्वेश्चन, आई एम जस्ट सॉल्विंग द हाफ क्वेश्चन, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द रिवाइज कैश बुक, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द अपडेटेड कैश बुक। इधर आपका आ जाएगा जी डॉलर का साइन,
सबसे पहले लगाएंगे जी ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका, और वो ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका किस साइड पे आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पर। वो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 600, और कीजिएगा वो क्रेडिट पे आएगा, दैट इज ए क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे लिखा है, ब्रॉड डाउन इस तरफ आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस है आपका, राइट साइड पे लिखेंगे 600। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या आती है कैश बुक में? रिसीट्स, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई हैं और कैश बुक में डेबिट नहीं हुई। लेट्स चेक इट आउट। 240 इज क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, और 240 देखें यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट पर भी शो हो रहा है, तो ये तो रिसीट ठीक है, रिकॉर्ड हो चुकी है। 70 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और देखें यहाँ डेबिट पर भी हो रहा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद 160 डिविडेंड आपने रिसीव किया था, जो क्रेडिट हो रहा है बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन वो कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड 160 नहीं हुआ, तो वो आपको कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, which is an error committed by the cash book, कि कैश बुक ने उसको रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया हुआ। I will write on the debit side 160, and now my receipts are correct, because जो चीज मैंने मिस की थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब आती है बारी किसकी? पेमेंट्स की। पेमेंट्स क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं और कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती। 60 को आपने इग्नोर कर देना है, बिकॉज 60 इज द एरर विच इज रिलेटेड विद द प्रीवियस मंथ। It should not be accounted for in the BRS of October, तो इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो 60 को छोड़ के 100 को देखते हैं। 100 यहाँ डेबिट हो रहा है, देखें क्या कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 150 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं भी शो नहीं हो रहा। आगे 300 यहाँ डेबिट हो रहा है और कैश बुक क्रेडिट साइड पर भी शो हो रहा है। फिर बैंक चार्जेस 60 के, ये यहाँ डेबिट हो रहे हैं, लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहे। दो चीजें हैं, एक है बैंकर्स ऑर्डर इंश्योरेंस का 150 जो यहाँ डेबिट हो रहा है, बैंक ने पैसे काट लिए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। और दूसरा 60 बैंक चार्जेस हैं जो बैंक ने पैसे काट लिए, लेकिन हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो मैं लिखूंगा, जारी बात है, यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंकर्स ऑर्डर विच इज इंश्योरेंस बेसिकली। तो उसकी अमाउंट कितनी थी? 150 सर 150 जी। और दूसरा था आपका बैंक चार्जेस, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी अमाउंट कितनी है? 60, राइट। अगर हम यस सर इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट साइड बढ़ी है। टोटल हम कर देंगे क्रेडिट साइड का, जो कि कितना आता है हमारा? सर 810 इधर भी आ जाएगा 810। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट साइड विच इज द स्मॉलर साइड। So I will write the amount on the credit side to make debit side to make the two sides equal. 650 is 650, और वो आपका नेक्स्ट ब्रॉड डाउन भी आएगा। मेरे पास जगह नहीं है, बट आई हैव टू राइट इट ब्रॉड डाउन 650, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा उसको। तो ये मैंने रिवाइज कैश बुक बनाना आपको सिखाया है। अब हम सीखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है, पहला मेरा सवाल ये है कि स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क होता है? यहाँ आप बता सकते हैं? जी आप बता दें सर। जी नहीं, एक बार एक्सप्लेनेशन तो ना हुई जी। सर अकाउंट्स में आपके एंट्रीज डेबिट बोरो डाउन आ जाते हैं, बैलेंस बोरो डाउन। और स्टेटमेंट में क्या होता है फिर? देखें, जो अकाउंट होता है उसकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है, और उसके अंदर हम ब्रॉड डाउन कैरी डाउन वगैरह डेबिट क्रेडिट साइड के थ्रू लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट के थ्रू। स्टेटमेंट जो है वो एडलेस की फॉर्म में बनती है। स्टेटमेंट जो है वो एडलेस की फॉर्म में बनती है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में गलतियां किसकी आएंगी? गलतियां आएंगी सिर्फ किसकी? बैंक की, जो बैंक से रिलेटेड होंगी। और बैंक की जो गलतियां दो मैंने आपको बताई हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती है नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और नॉट क्रेडिटेड चेक्स। अब नॉट प्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक जारी तो कर दिया आपने जिसको पैसे देने थे, लेकिन बैंक वालों ने पेमेंट अभी तक अदा नहीं की। चेक ड्रॉन बट पेमेंट नॉट मेड बाय द बैंक। चेक पास्ड फॉर पेमेंट बट नॉट एनकैश्ड बाय द बैंक। आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, जिसको पैसे देने थे आपने चेक काट के उसको दे दिए, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको पेमेंट नहीं की। दे आर नोन एज नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। और गलती किसकी है? बैंक की गलती। इसी तरह नॉट क्रेडिटेड चेक्स एनपी के ऑपोजिट होते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने चेक बैंक में जमा करवाया है, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया। चेक लॉज्ड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। इसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, कि रास्ते में अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं।
check received but recorded in the cash book but omitted to be sent to the bank. बैंक में अभी गया ही नहीं है, यानी कि बैंक में क्रेडिट साइड पर वो शो नहीं हो रहा. तो बेसिकली गलती किसकी है? बैंक की, कि बैंक वालों ने उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. दैट इज बेसिकली अवर नॉट क्रेडिट चेक्स. इट इज अ बैंक स्टेटमेंट इन विच वी राइट रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड which are recorded in the bank statement but not recorded in the cash book. Cash book means bank column of the cash book only. We will start the cash book with the closing balance given in the question. क्वेश्चन में जो कैश बुक दी होती है उसके क्लोजिंग बैलेंस से हम कैश बुक स्टार्ट करते हैं और उसमें रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. एनपी एनसी आर दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट. दे आर बैंक स्टेटमेंट एरर्स, राइट. रिसीट्स और पेमेंट्स जो है वो आती है कैश बुक में, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और एनपी एनसी आते हैं बैंक स्टेटमेंट में, जो कि गलती बैंक की होती है. उसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम बीआरएस के चैप्टर को हम कल तकरीबन कंप्लीट करेंगे कि बीआरएस के अंदर हम क्या चीजें आती हैं. पेपर में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल बिल्कुल आ सकता है इस दफा अक्टूबर नवंबर में. मैंने अक्टूबर नवंबर के हवाले से आपको बता दिया है क्वेश्चंस के बारे में. एक तो कैश बुक या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल, पेटी कैश बुक नहीं आएगी. दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको एरर्स का बताया था. तीसरा क्वेश्चन मैंने पार्टनरशिप का बताया था. चौथा मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बताया था. ठीक है जी. और पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि रेशियोज का पार्ट जो है वो किसी भी क्वेश्चन के साथ मिलकर आ सकता है. पूरा क्वेश्चन रेशियोज का आपके पेपर में नहीं आएगा. और पांचवा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से आपका आ सकता है, यानी कंट्रोल अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिला के जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. एनपीओ का सवाल नहीं आना आपके पेपर में, डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं आना पेपर में. तो ये फॉर्मेट इस हिसाब से आपको फॉलो करना है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, किसी को चाहिए हो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ उसकी ईमेल पे. मुझे रात को 10 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं आप. थैंक यू वेरी मच. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. कोई मसला है तो पूछ सकते हैं. सर ये रिकॉर्डिंग आप मुझे ईमेल कर दे. जी बिल्कुल, वही हो गया ना, हो जाता है ना. जी बिल्कुल मैं कर दूंगा. फैजान आपको भी कर दूंगा इफ यू आर इन द क्लास. यस यू आर देयर. आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग. ओके सर. अल्लाह हाफिज. सर बाकी सारे लड़के लड़की बनने वाली.